हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर। हर्मिशन ऑपरेटर चेक करना मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर। इन प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर को पढ़ते टाइम यूज करेंगे। सबसे पहले आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। कैसे हम किसी फंक्शन के बारे में बताएंगे कि आइगन फंक्शन है और हम आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे किसी फंक्शन की। तो अगर मेरे पास कोई ए ऑपरेटर है और मुझे किसी साई फंक्शन को चेक करना है कि वो आइगन फंक्शन है या नहीं है, तो मैं इस ए ऑपरेटर को साई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करा दूंगा। अगर हमारे पास फंक्शन सेम रहता है और जो हमारे पास ये कांस्टेंट अटैच होता है ऑपरेशन के बाद किसी ऑपरेटर के, तो इसे बोलते हैं हम आइगन वैल्यू। अगर यहाँ कोई वेरिएबल आता है तो कभी भी आइगन वैल्यू नहीं होगी, ये हमेशा एक कांस्टेंट होनी चाहिए। और इस पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, अगर मैंने कोई साई फंक्शन लिया है e रेज़ टू पावर ax और कोई ऑपरेटर लिया है d अपॉन dx, मुझे चेक करना है कि हमारे पास साई फंक्शन एक आइगन फंक्शन है या नहीं है, और इस है तो इस आइगन फंक्शन की आइगन वैल्यू क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं इस ए ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट करा दूंगा। तो देखो, मैंने d अपॉन dx ऑपरेटर को e रेज़ टू पावर ax के ऊपर ऑपरेट करा दिया है। d अपॉन dx का ऑपरेशन होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो e रेज़ टू पावर ax का ये डेरिवेटिव कर देगा विद रिस्पेक्ट टू x। और इस पूरे की वैल्यू आई है सोल्व करने के बाद a इंटू ई रेज़ टू पावर ax। तो मैंने किसी a ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट कराया है, तो हमारे पास वैल्यू आई है a, और साई हमारे पास देखो कांस्टेंट रहा है। पहले भी e रेज़ टू पावर ax था, बाद में भी e रेज़ टू पावर ax है। तो हमारे पास जो साई है ये एक आइगन फंक्शन है और इसकी आइगन वैल्यू है a के इक्वल। अब इस आइगन वैल्यू इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फंक्शन इज नॉट ऑलवेज ए आइगन फंक्शन। कोई भी फंक्शन है वो एक स्पेसिफिक ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन होता है। ये नहीं है कि इस ऑपरेटर के लिए वो आइगन फंक्शन है तो किसी दूसरे ऑपरेटर के लिए भी वो एक आइगन फंक्शन होगा। देखिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक ऑपरेटर लिया है d अपॉन dx और एक फंक्शन ले लिया साई इज इक्वल टू साइन ऑफ ax। अगर मुझे चेक करना है कि आइगन फंक्शन है या नहीं है, तो मैं इस ए ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट करा दूंगा। तो मैंने ए ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट किया है, इसका मतलब मैं डेरिवेटिव ऑपरेटर को साइन ax के ऊपर ऑपरेट कराऊंगा। तो इसकी पूरे की वैल्यू आई है a इंटू कोस ऑफ ax। जब मैंने डिफ्रेंसिएशन को साइन ax के ऊपर ऑपरेट किया है तो a इंटू कोस ax आई है। तो देखो, हमारे पास पहले फंक्शन था साइन ऑफ ax, बाद में फंक्शन हो गया कोस ऑफ ax। तो मतलब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई है। इसका मतलब है साइन ax जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है इसके लिए एक आइगन फंक्शन नहीं है। अगर मैं फंक्शन को अब सेम रखता हूँ और ऑपरेटर को चेंज कर देता हूँ, ऑपरेटर को कर देता हूँ मैं सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और साई मैंने सेम रखा है। अब चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन है या नहीं है। अगर है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या है। तो मैं इस ए ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट कराऊंगा। तो मैंने डबल डेरिवेटिव को साइन ax के ऊपर ऑपरेट करा दिया है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन होगा साइन ax का, तो उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया है, तो कोस ax इंटू ए आ जाएगा जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। जो भी वैल्यू आएगी a इंटू कोस ax, जो ये वैल्यू आएगी इसका हम एक बारी और डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहले कोस ax का साइन ax हो जाएगा और ax का a हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी माइनस ऑफ a स्क्वायर इंटू साइन ax। तो जब मैंने डबल डिफरेंशिएशन को साइन x के ऊपर ऑपरेट किया है तो हमारे पास साइन ax दोबारा फंक्शन सेम आ गया है। इसका मतलब जो साइन ax है वो इस a ऑपरेटर के लिए एक आइगन फंक्शन है और इसकी जो आइगन वैल्यू है वो है माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ ए कांस्टेंट इज अटैच्ड विद ए आइगन फंक्शन देन इट डज नॉट अफेक्ट आइगन वैल्यू। अगर हम किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने एक fx लिया है, इसमें है 1 इंटू ई रेज़ टू पावर 5x, और मैंने लिया है एक gx फंक्शन, इसमें है 50 इंटू ई रेज़ टू पावर 5x। तो मैंने चेक करने के लिए ऑपरेटर ले लिया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मेरे को आइगन वैल्यू निकालनी है तो मेरे को इस ए ऑपरेटर को fx के ऊपर ऑपरेट करना होगा। तो d अपॉन dx को ई रेज़ टू पावर 5x के ऊपर ऑपरेट करा देंगे। तो ये d अपॉन dx ई रेज़ टू पावर 5x का डिफरेंशिएशन कर देगा। तो ई रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन सेम और 5x का डिफरेंशिएशन 5। ये ऑपरेटर को मैंने CFX के ऊपर ऑपरेट कराया तो मेरे पास FX सेम आ गया, तो मतलब e⁵ डिफरेंशिएशन के लिए एक आइगन फंक्शन है और इसकी आइगन वैल्यू है 5। अगर मैं इसी ऑपरेटर को gx के ऊपर ऑपरेट कराऊंगा जो है 50 टाइम्स ऑफ fx, तो देखते हैं आइगन वैल्यू सेम आती है या कुछ और आती है। तो देखो मैंने इस d/dx को 50 टाइम ऑफ e⁵ के ऊपर ऑपरेट करा दिया है। तो जो ये 50 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी और हम डिफरेंशिएशन करेंगे e⁵ का, जिसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू e⁵x। तो देखो इस ऑपरेटर को 50 इंटू e⁵x के ऊपर ऑपरेट कराया है तो हमारे पास फंक्शन तो सेम रहना चाहिए, तो फंक्शन रहा है 50 इंटू e⁵x और आइगन वैल्यू आई है हमारे पास 5। तो इसका मतलब है जब भी हम फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यू सेम रहेगी। अब तक मैंने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया फंक्शन के साथ, अगर मैं उसी कांस्टेंट को हमारे ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर देखेंगे हमारे पास जो आइगन वैल्यू है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखिए मैंने दो ऑपरेटर लिए हैं इसके लिए, एक है ए ऑपरेटर d/dx और एक है बी ऑपरेटर जो 5 टाइम्स ऑफ ए ऑपरेटर है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ d/dx है। इसलिए एक फंक्शन भी लिया है fx = e⁵x। तो अगर मुझे चेक करना है कि क्या आइगन वैल्यू के ऊपर इफेक्ट होगा तो मैं ए और बी ऑपरेटर को fx के ऊपर ऑपरेट करा के देखूँगा, और उससे पहले मैंने ए ऑपरेटर को fx के ऊपर ऑपरेट करा दिया है। तो जो d/dx हो e⁵x का डिफरेंशिएशन कर देगा और हमारे पास वैल्यू आएगी 5 इंटू e⁵x। तो देखो फंक्शन तो सेम रहा है, मतलब ये फंक्शन ए ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन है और इसकी आइगन वैल्यू है 5। अगर मैं बी ऑपरेटर को fx के ऊपर ऑपरेट कराता हूँ जो है 5 टाइम्स ऑफ d/dx, तो ये भी डिफरेंशिएशन कर देगा e⁵x का। तो e⁵x का डिफरेंशिएशन करा, इसने वैल्यू आई है 5 इंटू e⁵x और जब ये 5 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 25। तो देखो जब मैंने इस ऑपरेटर को फंक्शन के साथ ऑपरेट करा है तो हमारे पास वैल्यू आई 25 इंटू e⁵x। जो फंक्शन है वो सेम रहा है और 25 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसका मतलब है जो आइगन वैल्यू है हमारे पास वो 5 टाइम्स हो गई है। इनिशियल के पहले आइगन वैल्यू 5 थी और बाद में हो गई है 25। जब हम ऑपरेटर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइगन वैल्यू उतने टाइम्स हो जाएगी, यही मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। थर्ड है हमारे पास डिजनरेट एंड नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। किसी भी फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि वो डिजनरेट है, के लिए सबसे पहले मैंने एक ए ऑपरेटर लिया है, दो फंक्शन कंसिडर किए हैं, एक साई एम और एक साई एन, और साई एम के रिस्पेक्ट में आइगन वैल्यू है हमारे पास ए एम और साई एन के रिस्पेक्ट में हमारे पास आइगन वैल्यू है ए एन। सबसे पहले मैंने ए ऑपरेटर को साई एम के ऊपर ऑपरेट किया है और मैंने आपको बताया था साई एम के रिस्पेक्ट में हमारे पास ए एम आइगन वैल्यू है तो ए एम से कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और साई फंक्शन एज इट इज। ऐसे ही अगर मैं ए ऑपरेटर को साई एन के साथ ऑपरेट करूँगा तो इसकी आइगन वैल्यू थी ए एन, तो ए एन आ जाएगा और साई एन फंक्शन एज इट इज। अगर ए एम और ए एन इक्वल हैं, जो ये आइगन वैल्यू आई है हमारी साई एम और साई एन की, अगर ये इक्वल हैं तो हम बोलते हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो डिजनरेट है और जो आइगन वैल्यू हैं वो भी डिजनरेट हैं। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आती हैं तो जो फंक्शन है वो होते हैं नॉन डिजनरेट और जो आइगन वैल्यू होती हैं वो भी नॉन डिजनरेट होती है। डिजनरेट का हमारे पास मतलब होता है, देखो जो आइगन वैल्यू आई है हमारे पास ये एनर्जी की टर्म में आई है तो ये दोनों ऐसे इक्वल एनर्जी पे हैं। अगर इसी चीज़ को मैं इस एनर्जी के टर्म में समझाना चाहूँ तो देखो मैंने एक हैमिल्टोनियन लिया है, तो इस हैमिल्टोनियन को पहले मैंने फंक्शन ऑफ साई पी एक्स के ऊपर ऑपरेट किया है तो एनर्जी आएगी हमारे पास एनर्जी इन पी एक्स और फंक्शन एज इट इज। ऐसे ही मैं अगर पी वाई के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो एनर्जी आ जाएगी पी वाई में, अगर ऐसे ही मैं पी जेड के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो एनर्जी आ जाएगी पी जेड में। हमें पता है जो इन एनर्जी के रिस्पेक्ट में ऑर्बिटल बनते हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं, ये होता है पी एक्स पी वाई और पी जेड। इसका मतलब जो आइगन वैल्यू आई हैं इन फंक्शन के रिस्पेक्ट में वो डिजनरेट हैं और जो फंक्शन है ये भी डिजनरेट इन नेचर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शंस। किसी भी दो फंक्शन को हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, तो देखिए जब दो फंक्शन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं तो उन फंक्शंस को बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल फंक्शंस। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स और जो मैग्नेटिक वेव होती हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं बिल्कुल। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक वेव है और जो मैग्नेटिक वेव है ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। अगर इसी ऑर्थोगोनलिटी की प्रॉपर्टी को मॉलिक्यूल्स में समझना चाहूँ तो कैसे समझूंगा, देखो अगर दो
एटम हमारे पास एक ए एटम है और एक है बी एटम, और इनके बीच में डिस्टेंस है इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर दूर हैं। इसका मतलब है इसका जो ए फंक्शन है साई ए है और जो साई बी है ये एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने का मतलब जो हमारे पास साई ए है और साई बी है ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। अगर ये एटम अब ओवरलैप कर जाएं और एक मॉलिक्यूल बना लें, इसका मतलब जो साई ए है वो साई बी से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इनमें अब ओवरलैपिंग हो चुकी है। साई ए और साई बी अभी इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे के, वो अभी एक दूसरे के डिपेंडेंट हो गए हैं, और जो साई ए और साई बी हैं ये ऑर्थोगोनल नहीं है। अगर हमें मैथमेटिक्स में किसी दो वेक्टर्स को चेक करना हो कि वो दोनों ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है, इसका मतलब है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। इसके लिए मैं दो वेक्टर कंसीडर करता हूँ, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करके देखना है कि उससे क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया है, और आपको पता होगा ए और बी के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। इसकी वैल्यू जीरो है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी जीरो नहीं है, यहाँ पे बी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब है जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो है। कोस थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा 90 होता है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यहाँ भी अगर देखोगे तो जो ये इलेक्ट्रिक वेव है और ये जो मैग्नेटिक वेव है ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, और इसलिए ये दोनों ऑर्थोगोनल थी। अगर इसी चीज़ का मैं क्वांटम में यूज करूँ तो कैसे करूँगा? क्वांटम में हम जब बात करते हैं तो हम फंक्शंस की बात करते हैं, और जो फंक्शन होते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो अब इस वाली प्रॉपर्टी को, डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी को मैं साई वन और साई टू दो फंक्शन लिए हैं मैंने, इनके ऊपर अप्लाई करूँ तो क्या होगा? देखो साई वन डॉट साई टू का भी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ तो वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी, साई वन स्टार इंटू साई टू इंटू डी टाउ इज इक्वल टू जीरो। अगर ये वाली एक्सप्रेशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब हमारे पास दो फंक्शन ऑर्थोगोनल हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो हमें इस प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत क्या पड़ी? जब हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसका केवल और केवल वेव नेचर कंसीडर करते हैं। मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया इस वेव को डिफाइन करने के लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो कुछ ग्राफ इसका ऐसा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू बोर्न-मैक्स प्रिंसिपल, जब हम कोई वेव फंक्शन कंसीडर करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की। जैसे हमने इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करा है और ये फंक्शन कंसीडर करा है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। इसलिए हमें प्रोबेबिलिस्टिक रीजन के बारे में बात करनी होगी कि यहाँ से यहाँ तक ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन के मिलने की, यहाँ से यहाँ तक इस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसलिए हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। अगर मैं फंक्शन को साई कंसिडर करता हूँ, इसके लिए प्रोबेबिलिटी 12th क्लास पढ़ी होगी। अगर हम साई का स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो मैंने वही करा, देखो साई स्क्वायर कर दिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साई स्टार इंटू साई। अगर कोई साई इमेजनरी है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो ए से बी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, और ए से बी तक हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब हमें साई स्क्वायर का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो मैं साई स्टार इंटू साई का एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा। इसका मतलब है मैं ए से बी तक इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। डी टाउ की हमने वैल्यू पढ़ी थी। अगर 1D की बात है तो हम dx ले लेंगे, ऐसे ही 2D की बात है तो dx dy ले लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी पार्टिकल की बिटवीन 0 टू L/2, और हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है साई इज इक्वल टू √2/L इंटू साइन ऑफ π/L इंटू एक्स। इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिए। आपको क्या करना होगा, देखो साई इंटू साई की जगह यही पुट करना होगा, और हमें लिमिट रखनी होगी 0 से L/2। और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर बनेगा उसका मैंने आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता रखा है, उसका यूज करिए और आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते। अगला टॉपिक है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन। हम जो भी फंक्शन यूज करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री में वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले नॉर्मलाइजेशन का पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ओवर होल स्पेस। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो वो पूरे स्पेस में हमारे पास
-इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लिमिट में वो एग्जिस्ट करता होगा। इसका मतलब उसकी पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी 1 होगी और प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है साई स्टार इंटू साई। इसका इंटीग्रेशन कर दें अगर हम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ और ये 1 के इक्वल आ जाए, हम बोलते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है साई वो एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है वो नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें उसे खुद से नॉर्मलाइज करना होगा और हम कैसे नॉर्मलाइज करेंगे तो देखते हैं। अगर मैंने एक फंक्शन लिया साइन ऑफ पाई एक्स और देखते हैं पहले नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ओवर होल स्पेस हमें 1 के इक्वल लेके आनी होगी। तो हम साई स्टार इंटू साई, क्योंकि ये 1D बॉक्स है, एक्स में है तो डी एक्स के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 टू L। अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो जो फंक्शन है ये हमारे पास एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। अगर ये 1 के इक्वल नहीं आती है तो हमें इसको नॉर्मलाइजेशन करना होगा। तो अगर मैंने साई और साई स्टार की वैल्यू वहाँ पुट कर दी है तो मेरे पास बन गया देखो साइन ऑफ पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई एल इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स आएगा और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट होंगी 0 टू L। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई एल इंटू एक्स और इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू L। अगर मेरे पास कोई साइन स्क्वायर बी एक्स है वैल्यू और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसका जनरल इंटीग्रेशन होता है 1/2x माइनस ऑफ 1/4b इंटू साइन ऑफ 2bx। क्लास में ड्राइव करके आपको दिखाया था। अब मैं इस जनरल इंटीग्रेशन का डायरेक्ट यूज करता हूँ तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2x माइनस ऑफ 1/4b। b की वैल्यू हमारे पास पाई बाई एल 1/4 इंटू पाई बाई एल इंटू साइन ऑफ 2b 2 पाई बाई एल इंटू एक्स और लिमिट है हमारे पास 0 टू L। तो सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ L आ जाएगा और लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1/2 L माइनस ऑफ, इसको जब सोल्व करूँगा तो वैल्यू आती है L/4 पाई। अब इस साइन वाले में जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो x की जगह पहले L आएगा उसके बाद x की जगह 0 आएगा। जब L पुट करूँगा तो वैल्यू आएगी देखो L से L कैंसिल हो जाएगा और साइन ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ, जब x की जगह 0 पुट की तो साइन ऑफ 0 और साइन ऑफ 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन ऑफ 0 की भी वैल्यू 0 होती है। तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/2L। ये जो 1/2L है ये 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन दिया है वो नॉर्मलाइज नहीं है। किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको उस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए और हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनाए। इस अननॉर्मलाइज फंक्शन को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये फंक्शन आ गया हमारे पास नॉर्मलाइज। अगर ये साई एन फंक्शन नॉर्मलाइज है तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 टू L 1 के इक्वल होगा। तो मैंने साई स्टार इंटू साई एन इंटू डी एक्स 1 के इक्वल पुट कर दिया है और ये साई एन की जब वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो ये बनेगा के इंटू साइन ऑफ पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू ऑफ के ऑफ साइन ऑफ पाई बाई एल इंटू एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से के और यहाँ से के तो कांस्टेंट होके के स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई एल इंटू एक्स का इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू L। इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी 1/2L तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है 1/2L। तो ये वैल्यू बन गई के स्क्वायर इंटू L/2। ये होनी चाहिए 1 के इक्वल। इसका मतलब है के की वैल्यू आई है 2/L। इस 2/L को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारे पास जो फंक्शन था साइन ऑफ पाई बाई एल इंटू एक्स ये एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बन जाएगा। अगर हमें अब डायरेक्ट किसी फंक्शन को नॉर्मलाइज करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम साई स्टार इंटू साई इंटू डी टाउ की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें रिवर्स कर देना है और उसका रूट ले लेना है, उसको हमें साई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और जो फंक्शन अननॉर्मलाइज्ड था वो अब नॉर्मलाइज हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। हमारे पास आज की क्लास का मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मिशन ऑपरेटर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था आपको पहले चेक करना होगा कि कोई भी ऑपरेटर हार्मिशन है या नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर चेक किया था कि ये एक हार्मिशन ऑपरेटर है, तो जो आइगन वैल्यू होती है किसी भी हार्मिशन ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में वो रियल होती है। सपोज अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हार्मिशन ना होता और इसके रिस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी आती वो रियल ही नहीं होती तो कोई काम ही नहीं था। इसका मतलब जो भी हमारे पास ऑपरेटर होना चाहिए वो हार्मिशन इन नेचर होना चाहिए ताकि हमारे पास जो आइगन वैल्यू आए वो एक रियल नंबर आए। जैसे एनर्जी आए तो हमें एनर्जी लेवल बना सकें। अब मैं आपको इस वाली का प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे देखो, अगर मैंने कोई ए ऑपरेटर ले लिया है और एक साई फंक्शन ले लिया है तो मैं
आइगन वैल्यू इक्वेशन को यूज़ करूँगा तो मैंने ए ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट करा देना है और एक आइगन वैल्यू आ जाएगी और साई एज इट इज़ रह जाएगा। अगर मैं दोनों साइड कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेता हूँ, अगर मैं दोनों साइड कम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेता हूँ तो इस साइड भी कम्प्लेक्स कंजुगेट, इस साइड भी कम्प्लेक्स कंजुगेट। मैंने पहले ही कंसिडर किया है हमारे पास जो ए ऑपरेटर है वो एक हार्मिसन ऑपरेटर है। इसका मतलब है वो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा। तो हम इसका यूज़ करके और इसका यूज़ करके कुछ ऐसा बनाएंगे और चेक करेंगे कि जो ये ए है और जो ये ए स्टार है ये अलग अलग हैं या नहीं है। अगर ये सेम हुए तो जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है वो रियल आई है, क्योंकि अगर हम रियल का कम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं वो सेम रहता है। अगर ये अलग अलग हुए तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू है वो रियल नहीं है, वो एक इमेजिनरी आइगन वैल्यू है। तो देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन को साई स्टार से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साई स्टार इंटू ए इंटू साई, इधर भी साई स्टार इंटू ए कॉन्स्टेंट इंटू साई। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ ओवर वॉल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ, तो ये बन जाएगा साई स्टार इंटू ए ऑपरेटर इंटू साई इज इक्वल टू साई स्टार इंटू ए कॉन्स्टेंट इंटू साई। अब मैंने आपको बताया था अगर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको हम डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। तो मैंने इस ए कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर लिख लिया है कि वैल्यू आई है हमारे पास ए इंटू साई स्टार इंटू साई इंटू डी टाउ। अब मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बनाना चाहूँ तो देखो इसमें ए स्टार इंटू साई स्टार तो है, ए स्टार इंटू साई स्टार है। अब मैं इसको साई से मल्टीप्लाई करके अगर इंटीग्रेशन कर देता हूँ ओवर वॉल स्पेस तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और उसके बाद ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमें इक्वल पुट कर देनी है। तो मैंने साई से पहले मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया है और सेम यूज़ करा है, जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लिया है। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इक्वल हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटर है वो एक हार्मिसन ऑपरेटर है। तो इसका मतलब है जो इसके RHS हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है, ये बना है ए इंटू साई स्टार इंटू साई इंटू डी टाउ, इसमें बना ए स्टार इंटू साई इंटू साई स्टार इंटू डी टाउ। तो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है दो ए और ए स्टार इक्वल हैं। हमारे पास जो ए है वो एक रियल वैल्यू है, क्योंकि किसी भी रियल वैल्यू का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं तो वो रियल वैल्यू के इक्वल ही आता है। किसी इमेजिनरी वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। अब हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए हार्मिसन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। मुझे नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन कंसिडर करने हैं तो मैंने साई 1 और साई 2 कंसिडर कर ली हैं विद रिस्पेक्ट टू ए हार्मिसन ऑपरेटर ए। इसका मतलब जो A1 और A2 आइगन वैल्यू आएंगी साई 1 और साई 2 के रिस्पेक्ट में वो इक्वल नहीं है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो साई 1 और साई 2 हैं ये ऑर्थोगोनल इन नेचर हैं। इसके लिए मैं हार्मिसन ऑपरेटर वाली आइडेंटिटी का यूज करूंगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन थी, जब मैंने ए को साई 1 के ऊपर ऑपरेट किया था तो आइगन वैल्यू आई थी A1 और फंक्शन सेम। अगर मैं दोनों साइड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेता हूँ तो A1 स्टार इंटू साई 1 स्टार इक्वल हो जाएगा A1 स्टार इंटू साई 1 स्टार की। अब मुझे कुछ ऐसा बनाने के लिए इस वैल्यू को साई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इंटीग्रेशन कर देना होगा विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। तो अब मैं इसको साई 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। तो सबसे पहले मैंने दोनों साइड साई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। तो देखिए जो ये वैल्यू है ये वैल्यू और ये वैल्यू कुछ सेम बन गई हैं, ये वाली वैल्यू सेम बन गई हैं। अब ऐसी कुछ बनाने के लिए मैंने यूज किया है सेकेंड इक्वेशन का, जिसमें ए साई 2 के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और हमारे पास वैल्यू आ रही है A2 और साई 2 फंक्शन एज इट इज। तो अगर इसमें देखोगे तो ए साई 2 के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और इनटू है साई 1 स्टार। तो मैं इस इक्वेशन को अब दोनों साइड साई 1 स्टार से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। तो मैंने डी टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया है। तो अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटर है वो एक हार्मिसन ऑपरेटर है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास इक्वल होंगी। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो वो आती है A1 स्टार और इंटीग्रेशन होता है साई 2 इंटू साई 1 स्टार विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो वो
वो आती है a2 इंटू साई वन स्टार इंटू साई टू और इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। अब मैं इस वैल्यू को अगर इधर लेके जाऊँ तो देखो ये साई वन स्टार इंटू साई टू विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ इंटीग्रेशन है, ये तो कॉमन आ जाएगा और a1 स्टार माइनस a2 हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैंने बोला था कि ये नॉन डिजेनरेट फंक्शन है, इसका मतलब जो a1 स्टार है और a2 है वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है वाली जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो साई टू इंटू साई वन स्टार का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ है वो 0 के इक्वल है और इसी को हम बोलते हैं कि जो साई वन और साई टू है वो ऑर्थोगोनल हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो आपके एक्सप्लेनेशन काम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रियल ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन एज एन ऑपरेशन इज ऑलवेज ए हर्मिशन। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो मैंने एक ऑपरेटर लिया है x जिसका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑपरेटर। अब हम यूज करेंगे हर्मिशन वाली कंडीशन। यहाँ आता है साई वन स्टार इंटू एक्स और साई, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ। साई वन स्टार और साई को चेंज कर दूँ और एक्स का स्टार कर दूँ तो ये वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि एक्स रियल है तो उसका स्टार लिखो चाहे वो खुद लिखो, बात एक ही है। और उसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो पहले वो साई स्टार के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर साई के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी बात एक ही है। तो जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होगा वो एक हर्मिशन ऑपरेटर होगा। फोर्थ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशन ऑपरेटर इज हर्मिशन इफ दे कम्यूट विद ईच अदर। चलिए मैंने दो ऑपरेटर कंसीडर किया है, एक ये ऑपरेटर कंसीडर किया है और एक बी ऑपरेटर कंसीडर किया है और ये दोनों हर्मिशन ऑपरेटर हैं। तो ए का डैगर ए के इक्वल और बी का डैगर बी के इक्वल। अब हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है कि हर्मिशन आता है या नहीं आता है। तो मैंने ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और इसके पूरे का डैगर ले लिया है। तो मैंने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी उसका यूज करके इसकी वैल्यू आएगी बी डैगर इंटू ए डैगर। अब ए और बी हमारे पास हार्मिशन है तो ये वैल्यू बन जाएगी बी इंटू ए, तो मतलब ये हार्मिशन तो नहीं है। अगर ये कम्यूट करते तो इनके कम्यूटेटर की वैल्यू 0 होती। इसका मतलब है ए इंटू बी माइनस ऑफ बी इंटू ए 0 के इक्वल होता। अगर मैं बी इंटू ए को इधर लेके जाता हूँ तो ये वैल्यू बनती ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए के। अगर इस बी इंटू ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता तो बन जाता ए बी का डैगर ए बी के इक्वल। इसका मतलब है जो दो हार्मिशन ऑपरेटर उनका मल्टीप्लिकेशन तभी हार्मिशन होगा अगर वो दोनों ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटर ऑफ टू हार्मिशन ऑपरेटर इज एंटी हार्मिशन। इसके लिए मुझे पहले दो हार्मिशन ऑपरेटर कंसीडर करने होंगे, उसके बाद उनका कम्यूटेटर लेंगे। तो देखो मैंने एक ए हार्मिशन ऑपरेटर कंसीडर किया है और एक बी हार्मिशन ऑपरेटर कंसीडर किया है। इसका मतलब है ए का डैगर ए के इक्वल और बी का डैगर बी के इक्वल। अब मुझे इसके कम्यूटेटर की वैल्यू चेक करनी है कि वो हार्मिशन है या एंटी हार्मिशन है या फिर नॉन हार्मिशन है। तो मुझे इसके कम्यूटेटर का डैगर करना होगा और चेक करना होगा। अगर ए डैगर इज इक्वल टू ए आता है तो हार्मिशन, ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है तो एंटी हार्मिशन और नॉट इक्वल टू ए आता है तो वो नॉन हार्मिशन। तो देखो मैंने इसके कम्यूटेटर का डैगर ले लिया है। तो इस कम्यूटेटर की वैल्यू होती है ए इंटू बी माइनस ऑफ बी इंटू ए। इसका हमें डैगर लेना है। तो पहले मैं इस डैगर को इसके साथ ऑपरेट करूँगा, फिर इस डैगर को इसके साथ ऑपरेट करूँगा। तो पहले मैं ए इंटू बी का डैगर करूँगा, फिर माइनस ऑफ बी इंटू ए का डैगर करूँगा। ए इंटू बी के डैगर की वैल्यू होती है बी डैगर इंटू ए डैगर और बी इंटू ए के डैगर की वैल्यू होगी ए डैगर इंटू बी डैगर। और हमारे पास ए और बी हार्मिशन है तो बी डैगर की वैल्यू बी के इक्वल और ए डैगर की वैल्यू ए के इक्वल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी इंटू ए माइनस ऑफ ए इंटू बी। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये वैल्यू बन जाती है ए इंटू बी माइनस ऑफ बी इंटू ए। तो मैंने इसका अगर डैगर करा है तो इसके माइनस के इक्वल आया है। इसका मतलब है जो हमारे पास कम्यूटेटर होते हैं किसी भी दो हार्मिशन ऑपरेटर का वो एक एंटी हार्मिशन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू हार्मिशन ऑपरेटर इज ए हार्मिशन ऑपरेटर। इसके लिए भी मैंने दो ऑपरेटर कंसीडर किए हैं, एक ए ऑपरेटर और एक बी ऑपरेटर और ये दोनों हार्मिशन है। इसका मतलब है ए डैगर इज इक्वल टू ए एंड बी डैगर इज इक्वल टू बी। अब हमें चेक करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हार्मिशन है या एंटी हार्मिशन है और नॉन हार्मिशन है। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी के ऊपर डैगर अप्लाई करूँगा। तो मैंने ए प्लस बी का जब डैगर किया तो देखो पहले मैं डैगर को ए के साथ ऑपरेट करूँगा फिर बी के साथ। तो मैंने पहले एक ए का डैगर कर दिया है फिर बी का डैगर कर दिया है। ए और बी अब हार्मिशन है तो ए का डैगर ए के इक्वल और बी का डैगर बी के इक्वल। तो जब मैंने ए प्लस बी का डैगर किया तो इसकी वैल्यू आई है ए प्लस बी। इसका मतलब है एडिशन ऑफ टू हार्मिशन ऑपरेटर इज ए हार्मिशन ऑपरेटर।
ऑपरेटर। अगर मैं a माइनस बी का डेकर करूँगा तो सेम इसकी वैल्यू भी आ जाएगी a माइनस बी के इक्वल। तो मतलब अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं किसी दो हार्मिशन ऑपरेटर का, वो भी एक हार्मिशन ऑपरेटर होता है। यहाँ तक आपकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है किसी a लिमिट से b लिमिट में। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए cos ax है, इसको नॉर्मलाइज करना है। आपको नॉर्मलाइज करना मैंने सिखाया था। इन दोनों फंक्शन को नॉर्मलाइज करिए और इसकी वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मेरे को पता लगे आपको समझ आया है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। इसके लिए आप हमारा अगला एपिसोड देखिए। आई होप आपको एक क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए।